ये चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमें 3 यहाँ पे सॉकेट्स देखने को नजर आ रहा है। ये वाली सॉकेट है, ये एसी चार्जर की है, जिस तरह आप एक घर में चार्ज होती है। उसके बाद ये वो सॉकेट है जो कि CCS2 कहलाती है। यूरोपियन गाड़ियों में और जो ब्रिटिश गाड़ियाँ, जो यूके से गाड़ियाँ आती हैं, उनके अंदर ये वाली सॉकेट है। तारिक भाई, मुझे ये बताएं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस कैसा है? बहुत अच्छा बिजनेस है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का, जब से गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी दी है। ये जो आपकी मशीन है, ये 25 लाख रुपए की टोटल मशीन, 50 रुपए पर यूनिट आपको इसमें बचत आएगी। 3000 रुपए आपको एक गाड़ी से चार्जिंग की बचत है। जिस तरह बाकी ममालिक में इलेक्ट्रिक कार का रुझान है, पाकिस्तान में उस तरह से नजर नहीं आ रहा, क्या वजह आपको नजर आ रहा है? बाकी ममालिक ने जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से चार्जिंग स्टेशन को लगा। वहाँ पर आपने कार्ड को स्वैप करना है कि जी मैंने जो है ना वो इतना चार्ज करना है गाड़ी को। वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है, हम लोगों को भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मेरे कब में ये जो आप ईवी चार्जर देख रहे हैं, लाहौर जौहर टाउन एक्सपो सेंटर के ऑपोजिट लगाया गया है। तारिक भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि ये ईवी चार्जर जो है, इसमें 3 सॉकेट्स हमें देखने को नजर आ रही हैं। ये किस तरह से काम करता है और ये 3 सॉकेट्स क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भाई। बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का, और ईवी गाड़ियाँ रखने वाले दोस्तों के लिए ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव जो है आज का प्रोग्राम होगा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा ये। और सबसे पहले आपने ये पूछा कि यहाँ पे हम लाहौर में मौजूद हैं चार्जिंग स्टेशन पे। लाहौर में टोटल जो है वो गिनती के चार्जिंग स्टेशन 4-5 ही हैं। उनमें से एक 4-5 मशहूर, उनमें से एक ये है और एक गिरजा चौक वाला है जो कि मेन है। एक यानी कि उसके बाद फिर आपका मोटरवे पे चला जाता है, फिर आपका GT रोड डाला मूसा पे चला जाता है, फिर आपका उसके बाद जो है वो आपको पिंडी भटिया में भी मिल जाता है चार्जिंग स्टेशन। लेकिन लाहौर के अंदर जो मेन चार्जिंग स्टेशन है, एक ठोकर पे मेट्रो पे है, एक गिरजा चौक में है, एक जो है वो पैकेजेस मॉल में है, एक यहाँ पर है ये चार्जिंग स्टेशन। तो इस तरह ये, लेकिन ये चूँकि पुराना चार्जिंग स्टेशन है और चूँकि सिर्फ शुरू में एक ऑडी आई थी ई-ट्रॉन, तो उसको देखते हुए जो है ना वो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन जो है वो एक कंपनी ने 3-4 जगहों पे चार्जिंग स्टेशन लगाए और उनको प्रमोट करने की कोशिश की कि शायद हमारे चार्जिंग स्टेशन कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से गाड़ियों को इतना प्रमोट नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान में जितनी पोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की ज़रूरत थी। अब चूँकि चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे इतने बनाए नहीं गए, लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी नहीं कबूल किया कि यार चार्ज कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये 5 स्टेशन है, ये 4 स्टेशन है, तो उसमें से 2 ठीक होते हैं और 2 ख़राब होते हैं। अब आप पहले यहाँ पर आके देखते हैं तो यार ये बंद पड़ा हुआ है, क्या हुआ है कि यार वो इसका ब्रेकर डाउन हो गया है, अब इसका वो इलेक्ट्रिशियन आएगा तो आगे इसको ठीक करेगा। इतने में अब आप गिरजा चौक जाए, यहाँ ठोकर पे चले जाए, तो ये थोड़ा सा मामला आ जाता है। अच्छा तारिक भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि ये चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमें 3 यहाँ पे सॉकेट्स देखने को नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो 3 सॉकेट्स हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो ये वाली सॉकेट है ये AC चार्जर की है। जिस तरह आप एक घर में चार्ज होती है, ये AC चार्जर की 3 फेज की सॉकेट है। ये उस सूरत में है कि अगर आपका DC चार्जर गाड़ी का काम ना कर रहा हो तो आप इसके साथ उसको चार्ज कर सकते हैं, इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये वो सॉकेट है जो कि CCS2 कहलाती है। ये चूँकि ऑडी में आई थी, यूरोपियन गाड़ियों में और जो ब्रिटिश गाड़ियाँ, जो यूके से गाड़ियाँ आती हैं, उनके अंदर ये वाली सॉकेट है। पाकिस्तान में भी जो गाड़ियाँ इस वक्त इंपोर्ट हो रही हैं वो हाई स्पीड चार्जिंग DC चार्जर के लिए ये वाली सॉकेट CCS2 इस्तेमाल होती है। जल्दी गाड़ी को चार्ज करती है, ये गाड़ी को जल्दी चार्ज होती है। बेसिकली ये DC चार्जर जो है ये डायरेक्ट करंट जो है ये इसको फास्ट चार्ज करता है गाड़ी को। AC करंट जो है, जो AC चार्जर है वो स्लो चार्ज करता है। तो उसके बाद फिर ये आती है आपका ये चैडिमो आ जाता है। चैडिमो जो है ये आपको सिर्फ जापानीज गाड़ियों में मिलेगा। ये वाला जो चार्जर है, ये जो सॉकेट है, ये DC चार्जिंग की सॉकेट सिर्फ जापानीज गाड़ियों में, यानी कि जापान से जो टाइकान आएगी, जापान से जो ऑडी आएगी, जापान से जो i7 आएगी, जापान से जो लीफ आएगी, कोई भी गाड़ी आएगी उसके साथ आपको इसकी सॉकेट मिलेगी जिसमें आपने इसको लगाना है। तो ये सिर्फ जापानीज गाड़ी के लिए है। अब ये भी लाहौर में चूँकि ज़्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है या जो भेरा पे भी लगा हुआ है आउट ऑफ सिटी में, वो आपको ज़्यादातर CCS2 वाले चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे। इसके साथ फिर आप अडॉप्टर लगाते हैं, टेस्ला को चार्ज करना है तो वो आप इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी जापानी गाड़ी को चार्ज करना है तो इसका अडॉप्टर काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन को 2.5 से 3 लाख रुपए का अडॉप्टर है। तो वो अभी तक चार्जिंग स्टेशन वालों ने नहीं रखा हुआ। आमतौर पर चार्जिंग स्टेशन को अपने पास में अडॉप्टर रखना चाहिए, लेकिन लोग इसको रख नहीं रहे हैं, अभी इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तारिक भाई, मुझे ये बताएं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस कैसा है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का, जब से गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी दी है। ठीक है, इसके लिए जगह आपको कितनी चाहिए और ये कितने में लग जाता है और कितना प्रॉफिट? ये जगह आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये आपने इसको इंस्टॉल करना है।
और ये अभी इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंपोर्ट करने पे सब्सिडी नहीं दी है, इसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। अदरवाइज ये जो आपकी मशीन है ये 25 लाख रुपए की टोटल मशीन है। 25 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे ड्यूटियाँ भी हैं उसके ऊपर, तो ये मंगवा के आपको यहाँ पे 60 से 65 लाख रुपए की ये इसकी मशीन मिलती है। अगर हम गवर्नमेंट इसके ऊपर भी सब्सिडी दे दे, जिस तरह बिजली के ऊपर सब्सिडी दी है, तो आपको टोटल जो है यहाँ पे 5 मरले जगह चाहिए, 2 आपने गाड़ियों की जगह स्पेस देनी है और एक आपने ये मशीन इंस्टॉल करनी है। अब इस पे प्रॉफिट रेशो की बात करें तो पहले चूंकि आप फिक्स यूनिट ले रहे थे, वो आपको 62 रुपए का यूनिट मिल रहा था और 90 रुपए का आप सेल कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने आपको 39 का यूनिट दे दिया, 40 रुपए का यूनिट दे दिया। अब 40 रुपए का यूनिट लेके आपने 90 रुपए का सेल करना है, यानी कि 50 रुपए पर यूनिट आपको इसमें बचत आएगी। जो बंदा नया चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगा तो वो 50 रुपए यूनिट इसमें बचत देगा। अब एक बड़ी गाड़ी को चार्ज करने के लिए जो एक, अगर आप टेस्ला की बात कर लेते हैं तो टेस्ला जो है वो 60 यूनिट लेती है, 60 किलोवाट जो है वो उसकी बैटरी की कैपेसिटी है। अब वो 60 यूनिट लेती है चार्जिंग करने के लिए, तो 50 रुपए अगर आपको उस पर बचत आ रही है तो 3000 रुपये आपको एक गाड़ी से चार्जिंग की बचत है। अगर आप 60 लाख रुपया लगा के एक गाड़ी से 3000 रुपया बचा रहे हैं, अब अगर हम इनको पूछे तो ये लोग डेली की 5-7 गाड़ियां चार्ज कर रहे हैं। सही। अच्छा, लेकिन अगर गाड़ियां ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं तो अगर आप 10 गाड़ियां भी लगा लेते हैं तो 30,000 रुपये आपको रोज़ का बचता है। तारिक भाई मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि ईवी चार्जर पॉइंट्स लगाए जाएंगे 1000, लेकिन कोई भी देखने को नजर नहीं आ रहा, क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए अभी तक जितने भी लगे ये सब इंडिविजुअल लोगों ने लगाए हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को इस चीज़ का पाबंद किया है कि आप वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन को लगाएं, लेकिन चूँकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है। तो जितने भी ये स्टेशन वाले हैं इनका मुतालबा यही है, जितनी भी कंपनियाँ ये उनसे ये मुतालबा कर रही हैं कि आप इसके ऊपर हमें सब्सिडी दें, हम इलेक्ट्रिक चार्जर्स को यहाँ पर चाइना से या तो इम्पोर्ट करें या हम उसको यहाँ मैनुफैक्चर करें या हम उसको यहाँ पर असेंबल करें, बाहर से पार्ट्स मंगवा के हम उसको यहाँ पर असेंबल कर लें, बजाय कि हमें पूरा यूनिट जो है ये बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। अगर हम इसके चंद एक पार्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करके बाकी सारी अपनी इंजीनियरिंग को यूज़ करें तो ये चार्जर आपको 10 से 15 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। तो इसकी बचत का आप अंदाज़ा करें कि अगर आपको एक गाड़ी के चार्ज करने के एक यूनिट के ऊपर आपको 50 रुपए की बचत है, तो अगर आप अपने टोटल एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं तो आप इजीली जो है वो घर 30-35 रुपए पर यूनिट ले जा सकते हैं। तो एक अच्छी खासी जो है वो आपकी रोज़ की बचत है कि आप रोज़ का जो है वो आराम से 5 मरले की जगह लेके इन्वेस्टमेंट करके तो बड़ा अच्छा जो है वो इसको प्रमोट कर सकते हैं। आप बड़ा अच्छी इस पर अर्निंग कर सकते हैं, अपने घर का बड़ा अच्छा सिस्टम किचन चला सकते हैं और वाइट कॉलर काम है ये और इसमें बड़ा इज्जत वाला काम है। लेकिन मतलब आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई उधार नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है। आपकी चीज़ आपके सामने है, गाड़ी आपने चार्ज की, आपने पेमेंट ले ली है और वो अपने घर चला गया, आप अपने घर बैठे हैं। सही है। तो इससे अच्छा क्या बिजनेस है? अच्छा तारिक भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह बाकी ममालिक में इलेक्ट्रिक कार का रुझान है, पाकिस्तान में उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह आपको नज़र आती है? बाकी ममालिक ने जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से चार्जिंग स्टेशंस को लगा दिया। अब उनके साथ चूँकि वहाँ पर आपकी कार्ड की फैसिलिटी है, वहाँ पर आपने कार्ड को स्वैप करना है कि जी मैंने जो है ना वो इतना चार्ज करना है गाड़ी को, आप वो कार्ड स्वैप करते हैं, पेमेंट गवर्नमेंट को चली जाती है और आप मशीन से उतना ही आपको करंट मिल जाता है गाड़ी को चार्ज करने के लिए। अब उसमें 2 नंबरी नहीं है कि जी आपकी जाली बिजली जा रही है या कम बिजली जा रही है, ज़्यादा जा रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, जो है वो कंप्यूटराइज है। तो वहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर के फासले में आपको एक छोटा सा, एक सड़क के किनारे छोटा सा चार्जिंग स्टेशन लगा मिल जाएगा। आप किसी पार्किंग एरिया में जाएंगे, किसी जगह पार्किंग में जाएंगे, आपको उस पार्किंग के अंदर जो है वो एक जो है ना वो चार्जिंग छोटा सा एक स्टेशन लगा होगा, उसके साथ आपका चार्जिंग होगा। आप उसको मोबाइल ऐप के साथ पे कर दें और आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर लें, यानी कि आपने स्कैन करना है और अपनी गाड़ी को चार्ज कर लेना है कि जी आपने यहाँ पे गाड़ी 1 घंटा खड़ी करनी है तो 1 घंटा गाड़ी वहाँ पे चार्ज होती रहेगी। तो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है, हम लोगों को भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही, लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है। ये पेट्रोल जो है ये इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, डॉलर भी बाहर जाता है, इसकी कंबस्टन से जो उसका धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो हमारे माहौल को कितना नुकसान पहुंचा रही है, स्मोक में कितना इजाफा हो रहा है, ये चीज़ों की अवेयरनेस जो है वो नहीं जा रही है। गवर्नमेंट की तवज्जो सिर्फ ये है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट की तवज्जो ये है कि ये इन 5 सालों में हमने किस तरह से काम करना है, उसने अगले 100 साल की प्लानिंग नहीं की हुई। अगर हम अगले 100 साल की प्लानिंग करके चले ना, मुल्क की खातिर सोच के, अपनी सियासत को एक साइड पे रखें और अपने मुल्क का सोच के चलें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। जिस हिसाब से पाकिस्तान में डॉलर के ज़खायर बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की तरफ जाने वाला है,
तो ये मौका बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छी पॉलिसीज़ को बनाएं जो कि अगले आने वाले 100 सालों तक जो है वो लोग आपको याद रखें। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ कार एक्सपर्ट तारिक महबूब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।